कैसे कैसे हम लोग अवकल समीकरण का हल निकालते हैं, है ना। तो वो एक बार हल्का फुल्का अपन देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अवकल समीकरण के दो हल आते हैं, एक होता है व्यापक हल और एक होता है विशिष्ट हल। विशिष्ट हल, ठीक है, व्यापक हल और विशिष्ट हल। एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को इंटीग्रेशन की बात करूं, अगर मैं इंटीग्रेशन यूं x का इंटीग्रेशन करना है तो इसके आंसर क्या आएगा, x² + 2 + c। x² + 2 + c एक तरीके से क्या कहलाएगा, व्यापक हल, क्योंकि x² + 2 + c, c कोई फिक्स थोड़ी है, व्यापक आंसर है, c तो कोई भी वास्तविक मान हो सकता है। तो ये तो वक्र कुल मिलेंगे, यहां से ढेर सारे वक्र मिलेंगे, एक वक्र थोड़ी मिला, तो व्यापक हल आया ये तो। यहां से तो क्या मिलेंगे आपको, वक्र कुल मिलेंगे, पूरे के पूरे वक्र कुल का मतलब ढेर सारे वक्र मिलेंगे सेम पैटर्न के, कोई एक आंसर नहीं आएगा, अनंत आंसर है एक तरीके से। c का मान क्योंकि अनंत हो सकते हैं, वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर वहीं आपको ये बोल देता कि 1 से लेकर 2 तक x² dx करना है, सॉरी x dx करना है, अगर वो ऐसे बोल देता तो फिर आप बोलते नहीं। यदि इसी क्वेश्चन में यदि c का मान फिक्स हो जाए 5 के बराबर, तो उस केस में ये x² + 2 + 5 हो जाएगा, और ये जो x² + 2 + 5 हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग विशिष्ट हल। विशिष्ट हल क्या बोलेंगे, विशिष्ट हल। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। विशिष्ट हल में कोई अननोन नहीं होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पर c एक चर है, इसको स्वेच्छ अचर बोलते हैं, स्वेच्छ अचर बोलते हैं। देखो विशिष्ट हल, यहाँ पर सारी कहानी स्वेच्छ अचरों पर है। यहाँ पर जो स्वेच्छ अचर है वो c है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, है तो c कांस्टेंट ही ना, कोई ना कोई वास्तविक संख्या आएगी, ये बात तो तय है। यहाँ पर c क्या चीज है, c है स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर का मतलब इसका मान कुछ भी हो सकता है, पूरी वास्तविक संख्याएं इसका मान हो सकती हैं। c को हम लोग बोलते हैं स्वेच्छ अचर, ठीक है, ये स्वेच्छ अचर है। तो अगर आपका आंसर c के रूप में आ रहा है तो वो व्यापक हल माना जाएगा। अगर आपका आंसर c के रूप में नहीं आ रहा, c का कोई फिक्स मान आपको पता चल गया है जो आप रख सकते हो, तो उसको विशिष्ट हल बोलते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में c आ जाएगा, ये है अपना जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, और ये हमारे पास हो गया विशिष्ट हल, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दो तरह के हल मिलेंगे अवकल समीकरणों के। अब दो तरह के जो हल मिलेंगे वो किस किस तरह के होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताता हूं मैं। वैसे बाकी हमने लास्ट क्लास में जो किए थे वो हल को तो केवल संतुष्ट करा करके चेक किया था। बाकी मान लो आपका समीकरण है y बराबर, नहीं ये नहीं समीकरण है, मान लो आपकी अवकल समीकरण है, मान लेते हैं, ये अपन सीखेंगे आगे, अभी मैं केवल रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। मान लेते हैं y = dy/dx * में x, ये आपकी अवकल समीकरण है। तो इस अवकल समीकरण का अगर आप हल निकालोगे तो दो तरह के हल होंगे। अगर आप इसका व्यापक हल निकालोगे, अपन सीखेंगे कैसे निकालना है अभी थोड़ी देर पहले में, मतलब आगे सीखेंगे। अगर इसका आप व्यापक हल निकालोगे तो वो कुछ इस तरह का आएगा, y = mx या y = cx ax, कोई ना कोई यहाँ पर स्वेच्छ अचर आएगा। और अगर आप इसका कोई विशिष्ट हल निकालना चाहते हो तो वो विशिष्ट हल किसी भी रूप का हो सकता है, y = 2x हो सकता है, y = 3x हो सकता है, y = 5x हो सकता है, 10x हो सकता है, 7x हो सकता है, -3x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब विशिष्ट हल कुछ भी हो सकता है। बाकी व्यापक हल इस टाइप का कुछ आएगा, इन जनरल m आ जाएगा उसकी जगह पर। m का कोई विशिष्ट मान आ गया तो वो विशिष्ट हल माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अवकल समीकरण कोई भी हो, उसके दो तरह के हल हो सकते हैं, या तो व्यापक हल इन जनरल सॉल्यूशन, और अगर क्वेश्चन में बोले कि m का मान इस तरह से आप निकाल दो, ये m का मान आएगा, और वो m का मान अगर आपने रख दिया तो वो विशिष्ट हल हो गया, क्योंकि उसमें m का विशिष्ट मान हमने रख दिया है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि अवकल समीकरण के जब हल निकलेंगे तो विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्वेच्छ अचर का मान यहाँ रख दिया जाता है, तभी तो उसको विशिष्ट हल बोलते हैं। स्वेच्छ अचर केवल व्यापक हल में होता है, विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता है। नंबर 1 रूल, विशिष्ट हल में कोई स्वेच्छ अचर नहीं होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता है। वो आप यहां से समझ रहे होंगे, जो मैंने इंटीग्रेशन वाला एग्जांपल दिया वहां से क्लियर हो गया होगा। यहां तो चलो अपने हल निकालना भी सीखा नहीं है, तो मैंने एम ही बता दिया आप लोगों को, एक ऐसे रेफरेंस के लिए बता दिया कि अवकल समीकरण इसका हल ये है साहब, मान लो एक बार के लिए। तो आपको दिख रहा है कि हां भाई कोई कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा, यहां कोई स्वेच्छ अचर तो नहीं दिख रहा। स्वेच्छ अचर को इंग्लिश में बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को यहां पर नजर नहीं आ रहा विशिष्ट हल में, केवल व्यापक हल में नजर आता है। और कितने नजर आते हैं यहां पर, कितने डिग्री का ये है, मतलब आप देखो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब प्रथम कोटि का अवकलज है, द्वितीय कोटि का अवकलज है, तृतीय कोटि का अवकलज है। कितने कोटि का अवकलज है अवकल समीकरण, कितने कोटि का है। जितने कोटि का अवकल समीकरण होता है उतने ही व्यापक हल में स्वेच्छ अचर होते हैं। मैं यहां इस चीज को भी लिख देता हूं, जितने कोटि का अवकल समीकरण होगा उतने ही स्वेच्छ अचर उसके हल में होंगे। फिक्स है ये कहानी कि भैया जो अवकल समीकरण का हल है दो तरह का है, व्यापक हल और विशिष्ट हल। व्यापक हल में स्वेच्छ अचर कितने मिलेंगे, जितने कोटि का अवकल समीकरण है, और विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर कितने मिलेंगे, कोई भी नहीं, क्योंकि उसमें अचर होता ही नहीं है, सारा विशिष्ट मान निकाला है, बातें खत्म हो गई। यही बात इन क्वेश्चंस में थी, ये अपन कल भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा आज ही करा देते हैं, ठीक है। तो आज कल अपन कोई बात नहीं। इसने बोला 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या 4। व्यापक हल में स्वेच्छ अचर, जितने कोटि का समीकरण है, जितने कोटि का समीकरण उतने ही व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या आ जाएगी। लेकिन कितने भी कोटि का समीकरण हो, विशिष्ट हल की बात करें, स्वेच्छ अचर कितने होंगे, कोई भी नहीं, 0। विशिष्ट हल में कोई स्वेच्छ अचर नहीं होगा। ये लाइन मैंने यहां लिख दी है कि किसी वक्रपुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होती है जितने उस वक्रपुल के संगत समीकरण में स्वेच्छ अचर होते हैं। तो ये खैर आप इसको छोड़ो, मैंने तो यहां देसी भाषा में लिख दिया, सारे रामायण यहां पर कर दी कि अवकल समीकरण के भी दो हल होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन के दो हल होते हैं, वैसे अवकल समीकरण के भी दो हल होते हैं, व्यापक हल और विशिष्ट हल। व्यापक हल में उतने ही हमारे को स्वेच्छ अचर मिलेंगे जितने ये कोटि का अवकल समीकरण होगा, और विशिष्ट हल में कोई स्वेच्छ अचर नहीं होता, उसका उस अचर का मान लिखा जाता है बल्कि विशिष्ट हल में, उसी को विशिष्ट हल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये क्या लॉजिक है कि जितने कोटि का अवकल समीकरण होगा उतने ही स्वेच्छ अचर उसके अंदर होंगे। ये अपने अपने काम की चीज नहीं है, अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर की भी चीजें हैं, तो इसको अपन अभी बात नहीं करेंगे इस चीज के बारे में, वो अपने को समझ में आ गया, इसके भी बात नहीं करेंगे। अपने सिलेबस में केवल dy/dx वाली है, उससे ऊपर वाले तो सिलेबस में नहीं है, उससे ऊपर वाले आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, मतलब आप जब कॉलेज में जाएंगे उस टाइम पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, आगे इंजीनियरिंग में भी बीएससी में भी सब जाता है। अवकल समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आज का जो मुद्दा है उस पे आते हैं, व्यापक हल से अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करें। देखो दो चीजें होंगी आपके पास में, एक तो है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण से हम लोग अवकल समीकरण का हल निकालेंगे।